हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव लेजिस्लेशन जिसको हमने स्टेट ऑफ राजस्थान एंड विशाखा के केस में भी रेफर किया था, जिसका नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। स्टूडेंट्स, जब हम वर्क प्लेस की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ काम, सैलरी एंड ग्रोथ के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन एक इक्वली इंपॉर्टेंट चीज होती है सेफ्टी एंड डिग्निटी, स्पेशली वुमेन्स के लिए। अगर वर्क प्लेस सेफ नहीं होगा तो काम करना एक प्रेशर एंड फियर बन जाता है। एंड इसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ना जे एक्ट बनाया गया। जे एक्ट इस अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है कि सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ पर्सनल मिसकंडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक सीरियस सोशल एंड लीगल इशू है जो कि वुमेन के कॉन्फिडेंस, करियर ग्रोथ एंड मेंटल पीस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट, इसीलिए लॉ का फोकस सिर्फ पनिशमेंट पर नहीं है, बल्कि प्रिवेंटिव, प्रोहिबिशन एंड रेसल, इन तीनों चीजों पर इक्वली है। मतलब पहले हरासमेंट होने से रोको, अगर हो जाए तो उसे स्ट्रिक्टली मना करो, एंड अगर फिर भी वो कंटिन्यू रहे तो प्रॉपर उसके लिए रेमेडी दो। तो स्टूडेंट, इस एक्ट का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि वर्क प्लेस का मतलब सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग नहीं होता जहां भी वुमेन काम करती है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, एनजीओज, गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट कंपनीज, ही वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो, हर जगह उनको रिस्पेक्टफुल एंड सिक्योर इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। लॉ ये मानता है कि डिग्निटी के साथ काम करना वुमेन का बेसिक ह्यूमन राइट है। तो स्टूडेंट, ये एक्ट एकदम अचानक नहीं आया। इसकी फाउंडेशन विशाखा गाइडलाइंस 1997 में रखी गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है। एंड स्टूडेंट, इसी को ध्यान में रखते हुए 2000 का एक्ट उन गाइडलाइंस को लीगली स्ट्रॉन्ग बनाता है, सो दैट एम्प्लॉयर सिर्फ मॉरली नहीं बल्कि लीगली भी रिस्पॉन्सिबल हो। हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर देखें तो ये एक्ट डायरेक्टली आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 से लिंक्ड है। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ इक्वल पे नहीं होता, बल्कि इक्वल रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी भी होता है। स्टूडेंट, राइट टू प्रोफेशन तभी मीनिंगफुल होता है जब वुमेन बिना फियर के अपना काम कर सके। एंड राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि डिग्निटी के साथ जीना भी होता है। एंड स्टूडेंट, इस एक्ट के कंटेक्स्ट में ना इंटरनेशनल एंगल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने CEDAW एंड ILO स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किए हैं, जो ये कहते हैं कि वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट खत्म करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टूडेंट, इस एक्ट के थ्रू इंडिया ने ये शो किया है कि वर्क प्लेस सेफ्टी सिर्फ नेशनल इशू नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल ह्यूमन राइट कमिटमेंट भी है। तो स्टूडेंट, इस एक्ट को सिर्फ एक लॉ की तरह मत देखो, इसे एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म समझो, जो कि वुमेन को ये कॉन्फिडेंस देता है कि अगर उनके साथ वर्क प्लेस पर कुछ गलत होता है तो लो उनके साथ हमेशा खड़ा है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इस कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग पनिशमेंट पर कम बट प्रिवेंशन पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। नाउ लेट्स वी सी दैट कि व्हाई प्रिवेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन पनिशमेंट। स्टूडेंट्स देखो, पनिशमेंट उस टाइम आती है जब क्राइम ऑलरेडी कमिट हो चुका हो, हार्म ऑलरेडी हो चुका हो। स्टूडेंट्स, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में डैमेजेस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, बल्कि मेंटल ट्रॉमा, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर एंड करियर इंपैक्ट भी होता है। इसलिए लॉ मानता है कि सिर्फ पनिशमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इसलिए प्रिवेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन का मतलब है ऐसा वर्कप्लेस बनाना जहां हरासमेंट होने से पहले ही उसे रोका जाए, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम, क्लियर रूल्स, ट्रेनिंग एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का होना, जब लोगों को पहले से ही पता होगा कि कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट क्या होने वाले हैं, एंड कंप्लेंट मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग है, तो वो रॉन्ग बिहेवियर ऑटोमेटिकली करेंगे ही नहीं, एंड उनका जो मिस बिहेवियर वो कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस एक्ट की फिलोसफी ये है कि वुमेन को सिर्फ जस्टिस बाद में ना मिले ऐसा नहीं है, बल्कि पहले ही उनको सेफ एनवायरनमेंट मिले। इसलिए सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट पनिशमेंट से ज्यादा डिग्निटी, सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करता है। अब हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। जब आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर होगा तो लो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द प्री लीगल सिनेरियो। 1997 से पहले क्या सिचुएशन थी? स्टूडेंट, सोचो थोड़ा पीछे जाकर कि 1997 से पहले इंडिया में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ ही नहीं था। वुमेन ऑफिसेस में काम करती थी, फैक्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स, कॉलेजेस में एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी। लेकिन अगर वर्कप्लेस पर कोई उनके साथ सेक्सुअली इनएप्रोप्रिएट बिहेव करता था तो उनके पास प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं होती थी। हाँ, IPC के कुछ सेक्शन थे, जैसे कि सेक्शन 354 एंड 509, लेकिन वो क्या कवर करते थे? मोस्टली फिजिकल असॉल्ट एंड मोडेस्टी इंसल्ट। बट स्टूडेंट, वर्कप्लेस हरासमेंट जो होता है, जैसे कि कमेंट्स, मैसेजेस, प्रेशर, पावर मिसयूज,
वो प्रॉपर्ली एड्रेस ही नहीं होता था इन सेक्शंस के अंदर। एंड स्टूडेंट, एक और प्रैक्टिकल रियलिटी, ज्यादातर वुमेन्स कंप्लेन करती ही नहीं थी क्योंकि उनकी जॉब चले जाने का डर था, बॉस के अगेंस्ट बोलने का फियर था, प्रमोशन रुक जाएगी या फिर सोसाइटी क्या बोलेगी। आज भी ये बात आती है बट उस टाइम ज्यादा थी, इसलिए हरासमेंट होता रहता था लेकिन चुपचाप टॉलरेट भी किया जाता था। लॉ का एब्सेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस बात की। यही ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है जो कि है विशाखा का केस। स्टूडेंट, इस केस की बैकग्राउंड समझना जरूरी है। जहां पर बनवारी देवी, जो कि एक सोशल वर्कर थी राजस्थान में, वो चाइल्ड मैरिज रोकने का काम कर रही थी। उसके बदले में ना उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है बदला लेने की टेंशन से। एंड इस इंसिडेंट ने ना पूरे सिस्टम को ही हिला दिया, जुगा दिया कह दो जाओ तो आप। तब ना विशाखा एनजीओ ने ना सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दी एंड कोर्ट से कहा गया कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती तब तक वुमेन को वर्क प्लेस पर प्रोटेक्शन ही नहीं मिलेगी। कौन उनको प्रोटेक्ट करेगा तब तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने जहां बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया वुमेन्स के हक में, तो स्टूडेंट कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट कोई छोटी बात नहीं है, ये डायरेक्टली वुमेन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21। तो कोर्ट ने ये भी माना जब लॉ ही नहीं है तो जुडिशरी को इंटरवेन करना ही पड़ेगा। और तब सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस बनाई एंड इन गाइडलाइंस में पहली बार क्लियरली बोला गया कि सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है एंड विजुअल भी हो सकती है। एंड सेक्सुअल फेवर की डिमांड भी हरासमेंट ही मानी जाएगी। कोर्ट ने एम्प्लॉयर्स को बोला सिर्फ काम करवाना काफी नहीं है, ये वर्क प्लेस बनाना भी तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्प्लॉयर्स को अपने वर्क प्लेस में कंप्लेंट कमेटीज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना होगा एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स की भी बात हुई एंड साथ ही साथ में फेयर एंड कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी का सिस्टम भी दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये ना इंडिया का पहला केस था जहां प्रिवेंशन पर फोकस हुआ, सिर्फ पनिशमेंट पर नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, अब विशाखा गाइडलाइंस चल तो रही थी लेकिन वो गाइडलाइंस ही थी, परमानेंट लॉ नहीं था। टाइम के साथ अवेयरनेस भी इंक्रीज हुई, केसेस बढ़े एंड फाइनली पार्लियामेंट ने सोचा कि अब इसको प्रॉपर स्टैट्यूटरी लॉ ही बना दिया जाए, सिर्फ गाइडलाइंस ही नहीं रखा जाए। और तब आया सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। इस एक्ट ने विशाखा गाइडलाइंस को लीगल फोर्स दे दी। अब ये सिर्फ सजेशन नहीं बल्कि बाइंडिंग लॉ बन गया है। एम्प्लॉयर लीगली अकाउंटेबल हो गए हैं एंड वुमेन के पास क्लियर लीगल राइट्स आ गए हैं। ये थी हिस्ट्री बिहाइंड मेकिंग ऑफ दिस एक्ट। और लेट्स वी मूव टू द डेफिनेशंस ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम डेफिनेशंस पर। एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन एन कहता है कि सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ टच करना नहीं होता बल्कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा वर्बल कंडक्ट भी होता है, मतलब सेक्सुअली कलर्ड कमेंट्स, जोक्स, मैसेजेस, ईमेल्स, कॉल्स एंड नॉन वर्बल्स एंड विजुअल कंडक्ट भी, जैसे गंदी गेस्चर देना, ऑब्सीन फोटोज एंड वीडियोज को भेजना। साथ में फिजिकल कंडक्ट जैसे कि अनवांटेड टच, ब्रशिंग, असॉल्ट एंड डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर लाइक प्रमोशन चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज करो टाइप सिचुएशंस। एंड लास्ट इज हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जहां वुमेन अनकंफर्टेबल, अनसेफ एंड इंसल्टेड फील करे। और स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हरासमेंट रिपीट होना जरूरी नहीं है, एक सिंगल इंसिडेंट भी हरासमेंट हो सकता है अगर वो डिग्निटी वायलेट करता है। जहां फोकस होता है बिहेवियर अनवेलकम का, मतलब ऐसा बिहेवियर जो एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं। अब लेट्स मूव टू द स्कोप ऑफ द एक्ट कि कहाँ कहाँ ये एक्ट अप्लाई होता है। स्टूडेंट, ये एक्ट बहुत वाइड है, ये सिर्फ ऑफिस तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ये गवर्नमेंट ऑफिसेस, प्राइवेट कंपनी, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, एनजीओज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इन सब पर अप्लाई होता है। एंड मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग से ये ईमेल, व्हाट्सएप, जूम, सोशल मीडिया, वर्क रिलेटेड, ट्रैवल, सेमिनार, इन सब को कवर करता है। एंड ये एक्ट हर टाइप की वर्किंग वुमेन्स को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो परमानेंट, टेम्पररी, कंट्रेक्चुअल, ट्रेनी या पार्ट टाइम ही क्यों ना हो। इवन अगर हरासमेंट क्लाइंट या फिर आउटसाइडर करे तब भी एम्प्लॉयर को एक्शन लेना होता है। लेट्स वी टेक वन एग्जांपल रिगार्डिंग इट। अगर सेमिनार के टाइम किसी होटल में कलीग्स हरास करता है या ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ऑब्सीन मैसेजेस भेजता है तो ये एक्ट उस टाइम उन पर अप्लाई होगा क्योंकि ये सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में ही इन्वॉल्व होगा। तो स्टूडेंट, इस एक्ट का बेसिक मैसेज सिंपल सा है कि वर्क प्लेस सिर्फ अर्निंग की जगह नहीं है, ये रिस्पेक्ट, डिग्निटी का स्पेस भी है और कोई भी वुमेन सिर्फ इसलिए अनसेफ फील ना करे क्योंकि वो काम कर रही है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमें ये समझ आ चुका है कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है एंड
लॉ क्यों बना। अब लॉजिकली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लॉ प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। सिर्फ डेफिनेशन लिख देना काफी नहीं होता, इसलिए एक्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है प्रिवेंशन एंड मैकेनिज्म, जिससे हरासमेंट होने से पहले ही रोकी जा सके। दैट इज कवर अंडर सेक्शन 3। स्टूडेंट, सेक्शन 3 का बेसिक आइडिया ये है कि वर्क प्लेस में सिर्फ रिएक्शन नहीं, प्रिवेंशन कल्चर क्रिएट किया जाए। लॉ एम्प्लॉयर से एक्सपेक्ट करता है कि वो सिर्फ बॉस ना बने बल्कि रिस्पॉन्सिबल गार्जियन भी बने वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्लॉयर को एक रिटन एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। मतलब रूल्स क्लियर होने चाहिए, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या बिल्कुल भी नहीं। जब रूल्स रिटन में होते हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पता ही नहीं था, एंड उनको उनके रिजल्ट का भी डर होता है। नेक्स्ट इज अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स। स्टूडेंट, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हरासमेंट कई बार इग्नोरेंस से भी होती है, एंड ट्रेनिंग से लोगों को समझ आता है कि कौन सा बिहेवियर अनकंफर्टेबल है एंड कौन सा ऑफेंसिव हो सकता है। थर्ड इज कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो सेफ वर्क प्लेस एंड ग्रीवेंसेस रेजल चैनल्स इंश्योर करे। मतलब जीरो टॉलरेंस कल्चर का होना चाहिए, मतलब जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए वर्क प्लेस में। इसका मतलब है चाहे एम्प्लॉय कितना ही सीनियर क्यों ना हो, गलत बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि अगर वर्क प्लेस में 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो एम्प्लॉयर को इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी ही पड़ेगी। ये ऑप्शनल नहीं है, ये लीगल ऑब्लिगेशंस है जिनके पास बिहेवियर की ऐसे एक्ट की कंप्लेंट करी जाएगी एंड वो प्रॉपर्ली अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे, उन पर चेकअप रखेंगे। एंड फाइनली आता है कि एम्प्लॉयर को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, लाइक कंप्लायंस मॉनिटर करनी होती है एंड ऑथराइज्ड को रिपोर्ट करना होता है। इससे लोग पेपर पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर भी काम करता है। तो स्टूडेंट्स, सेक्शन 3 ने विशाखा गाइडलाइंस को लीगली बाइंडिंग बना दिया है। अब ये सिर्फ एडवाइस नहीं बल्कि एक लॉ बन चुकी है। अब बात करते हैं आईसीसी की, जो हमने ऊपर देखा कि अगर किसी वर्क प्लेस पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है तो वहां पर आईसीसी का बनाना जरूरी है। उसके बारे में बात करते हैं, जो इस एक्ट की बैकबोन है। जहां भी 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं वहां आईसीसी मैंडेटरी है। आईसीसी की कंपोजिशन भी केयरफुली डिजाइन की गई है। इसमें स्टूडेंट्स एक सीनियर वुमेन एम्प्लॉय प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है, सो दैट की कंप्लेंट कंफर्टेबल फील करे। सॉरी, थोड़ी सी टंग स्लिप होगी। मतलब कंप्लेनेंट, जो पर्सन कंप्लेन कर रहा है वो कंफर्टेबल फील करे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर वुमेन ही कंप्लेन करती है। एंड इसके साथ साथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ साथ 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो वुमेन राइट्स एंड सोशल वर्क के लिए कमिटेड हो, उसके लिए काम करते हो, उसमें इन्वॉल्व हो। एंड इसके साथ एक एक्सटर्नल मेंबर होता है जो एनजीओ एंड लोकल बॉडी से होता है, सो दैट की इंक्वायरी न्यूट्रल एंड अनबाइस्ड रह सके। एंड स्टूडेंट, जहां आईसीसी का काम सिर्फ कंप्लेंट लेना नहीं बल्कि उसकी ड्यूटीज में ये सब चीजें भी आती, लाइक फॉलोइंग थिंग्स, कि कंप्लेंट को रिसीव करना है, फेयर एंड कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी कंडक्ट करना है, एंड एक्शन रिकमेंड्स करना है। अगर कोई एक्सेप्टेबल थिंग्स होती है तो उसके रिगार्डिंग कैसा एक्शन लिया जाएगा, एंड प्राइवेसी को मेंटेन करना है। मतलब आईसीसी एक इन हाउस कोर्ट जैसा मैकेनिज्म है जो डिग्निटी के साथ साथ जस्टिस इंश्योर करता है। तो स्टूडेंट, जहाँ ना एक और डाउट भी आता है कि अगर कोई वर्क प्लेस में 10 से कम पर्सन एम्प्लॉयड है, जहाँ कोई वर्क प्लेस ही बहुत छोटा है, जहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, जहाँ आईसीसी बनाना पॉसिबल ही नहीं है, तो लॉ जहाँ क्या करेगा, वो वुमेन्स को बोलता नहीं है बल्कि लोकल कंप्लेंट्स कमेटी का कंसेप्ट लेकर आता है। ये कमेटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के थ्रू कंस्टिट्यूट होती है एंड उन वुमेन्स के लिए होती है जो स्मॉल वर्क प्लेस, डोमेस्टिक वर्क एंड रूरल या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। तो स्टूडेंट, सिंपली एलसीसी इंश्योर करता है कि जस्टिस सिर्फ बिग कंपनीज तक ही लिमिटेड ना रहे बल्कि हर वर्किंग वुमेन तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं टू द मोस्ट प्रैक्टिकल कंसेप्ट, दैट इज द कंप्लेंट मैकेनिज्म, जो कि सेक्शन 6 से 9 में कवर किया गया है। जब कोई वुमन वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती है ना, तो एक्ट कहता है कि उसके पास इमीडिएटली एंड फेयर रिलीफ का सिस्टम होना ही चाहिए। कंप्लेंट नॉर्मली ना इंसिडेंट के 3 मंथ के अंदर फाइल कर देनी चाहिए, लेकिन अगर रीजन वैलिड हो तो अथॉरिटी एक्सटेंशन भी दे सकती है। स्टूडेंट, कंप्लेंट आईसीसी या फिर एलसीसी को सबमिट की जाती है एंड उन्हें इंक्वायरी कंप्लीट करनी होती है विद इन दी 90 डेज। मतलब एलसीसी एंड आईसीसी को ना कंप्लेंट रिसीव करने के 90 डेज के अंडर इंक्वायरी कर प्रॉपर्ली देखकर चेक कर कि ऐसा कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है वुमेन के साथ वर्क प्लेस में जो नहीं, उसके क्या क्या आउटकम्स है, उसको
जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है वो 90 डेज में सबमिट करनी होती है एंड उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा कुछ डिले होता है तो उससे जस्टिस भी डिले हो जाएगा। एंड इंक्वायरी के दौरान कंप्लेनेंट को इंटरिम रिलीफ भी मिल सकती है, जैसे कि रिस्पोंडेंट के ट्रांसफर्स, कंप्लेंट को लीव एंड रिपोर्टिंग लाइन चेंज करना, सो दैट कि हरासमेंट का इम्पैक्ट कम हो एंड काम भी सेफ रहे। स्टूडेंट इंक्वायरी के बाद आईसीसी एंड एलसीसी एक रिटर्न रिपोर्ट बनाती हैं जिसमें रिकमेंडेशन दी जाती है जो कि एम्प्लॉयर एंड रेलिवेंट अथॉरिटी को सबमिट करनी होती है, बल्कि उनके पास उनको रिकमेंडेशन दी जाती है। ये एक्शन सिंपल वार्निंग से लेकर सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन तक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी सेविरिटी, मतलब कितना ज्यादा के साथ किस अमाउंट तक, किस लेवल तक हरासमेंट हुआ उस पर डिपेंड करती है कि उसको सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ा जाए या उसको फिर काम से निकाला जाए। पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना भी मैंडेटरी है सो दैट कंप्लेनेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड वर्कप्लेस में अननेसेसरी टेंशन ना हो। तो स्टूडेंट सिंपली ये सिस्टम इंश्योर करता है कि कंप्लेंट फेयर, टाइमली एंड प्रैक्टिकल वे में रिजॉल्व हो एंड हर वुमेन को वर्कप्लेस में डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन मिल सके। फ्रेंड्स, अगर हम बैक जाकर बैक फ्लैश करें, पूरी पिक्चर देखें तो ये एक्ट सिर्फ पनिशमेंट का नहीं है, ये एक प्रिवेंटिव, स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन फ्रेमवर्क है। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आईसीसी, एलसीसी का मैकेनिज्म एंड क्लियर कंप्लेंट प्रोसेस सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां हरासमेंट टॉलरेट नहीं होता। इस एक्ट का रियल सक्सेस, इस एक्ट को बनाने के जो रियल इसकी सक्सेस है ना, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन तब होता है जब कंप्लेंट की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वर्क प्लेस पहले से सेफ एंड रिस्पेक्टफुल हो। एंड Next, we will move to the duties of the employer that is covered under section 19. Students, imagine करो कि वर्कप्लेस जहां सेक्सुअल हरासमेंट का रिस्क है। लॉ कहता है कि सिर्फ कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाने से काम नहीं चलेगा, एम्प्लॉयर का रोल जहां सेंट्रल है। सेक्शन 19 के अंडर एम्प्लॉयर को ये इंश्योर करना होता है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो, मतलब सिर्फ एंटी हरासमेंट पॉलिसी लिखना काफी नहीं है। जो रूल्स आईसीसी ने बनाए या रिकमेंड किए हैं उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। मतलब अगर आईसीसी ने कहा है कि किसी हरासिंग एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड वार्निंग दी जाए तो एम्प्लॉयर को फॉलो अप करना होगा। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, मतलब एम्प्लॉयज को रेगुलर ट्रेनिंग देना एंड वर्कशॉप कंडक्ट करना जरूरी है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं है, रियल लाइफ में अवेयरनेस प्रिवेंट करने का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक जूनियर एम्प्लॉय नहीं जानता कि कौन सा कमेंट इनएप्रोप्रिएट है तो हरासमेंट एक्सीडेंशियल भी हो सकता है। अवेयरनेस इसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर को मेंटेन करना होता है कि रिकॉर्ड्स ऑफ कंप्लेंट्स, इंक्वायरी प्रोसेस, एक्शन टेकन एंड साथ ही साथ में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। ये कंप्लेनेंट को प्रोटेक्ट करता है एंड ट्रस्ट बिल्ड करता है वर्क प्लेस में। नेक्स्ट इज असिस्टेंट एंड इंटरिम रिलीफ, मतलब कंप्लेनेंट के मतलब जब कंप्लेनेंट कंप्लेंट करता है उसके दौरान कंप्लेनेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे कि रिस्पोंडेंट का ट्रांसफर, लीव एंड रिपोर्टिंग लाइन चेंज, ये सब इंटरिम रिलीफ है। ये इंश्योर करता है कि कंप्लेनेंट काम, सेफ एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में कंटिन्यू कर सके। नेक्स्ट इज नॉन रिटाइलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्टूडेंट, कंप्लेनेंट को किसी भी तरह का नेगेटिव ट्रीटमेंट एंड रिटाइलेशन फेस नहीं करना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर ये ऐसा पेमेंट प्रोवाइड करने में फेल होता है तो खुद एम्प्लॉयर के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। मतलब सेक्शन 19 एम्प्लॉयर को सिर्फ पॉलिसी मेकर नहीं, प्रोटेक्टर एंड फैसिलिटेटर भी बनाता है। नाउ नेक्स्ट, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दैट इज कवर अंडर सेक्शन 20। स्टूडेंट, सोचो कि छोटे वर्कप्लेस एंड रूरल एरिया में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। यही काम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का है। मतलब सेक्शन 20 के अंडर ये रोल थोड़ा सुपरवाइजरी एंड इन्फोर्समेंट टाइप का है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्टूडेंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का काम ये इंश्योर करना है कि एम्प्लॉयर्स लॉ के रूल्स को फॉलो करें। अगर कोई पॉलिसी बनाई है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही तो ऑफिसर इंटरवेन करता है। एंड छोटे वर्कप्लेस में जहां आईसीसी एंड एलसीसी नहीं है, जहां कंप्लेंट प्रॉपरली हैंडल नहीं हो रही, देन उस केस में कंप्लेनेंट डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जा सकता है सो दैट कि जस्टिस हर लेवल पर एसेसिबल हो। सिर्फ कंप्लेंट्स हैंडल करना ही काफी नहीं, ऑफिसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं एंड एम्प्लॉयर को गाइड करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो करें। साथ ही साथ में हर कंप्लेंट, इंक्वायरी रिपोर्ट एंड कंप्लायंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिकॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट को रेगुलर सबमिट करने होते हैं सो दैट कि लॉ की इफेक्टिवनेस ट्रैक हो सके। तो स्टूडेंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का काम सिर्फ पेपर वर्क तक ही नहीं बल्कि रियल लाइफ इन्फोर्समेंट का इंजन भी है। अगर ये रोल फेल हो जाए तो छोटे वर्क प्लेस एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वुमेन्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इसलिए सेक्शन 20 बहुत ही क्रिटिकल है एंड प्रॉपरली फॉलो अप होना चाहिए।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस की। स्टूडेंट्स, अगर एम्प्लॉयर लॉ के रूल्स फॉलो नहीं करता, जैसे आईसीसी रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट नहीं करना या प्रिवेंटिव मेजर इग्नोर करना, तो उसके ऊपर फाइन भी लग सकते हैं, जहाँ लीगल लाइबिलिटी आ सकती है। मतलब लॉ कहता है कि सिर्फ रूल्स बनाने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना भी जरूरी है। एंड ऑन दी अदर साइड, अगर कोई कंप्लेनेंट एंड विटनेस फॉल्स कंप्लेंट या फिर फॉल्स एविडेंस देता है, तो उसको भी पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो स्टूडेंट, जहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्ट बैलेंस्ड है, सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, मिसयूज भी प्रिवेंट करता है। अब स्टूडेंट, हम लैंडमार्क केस लॉज को देखते हैं। दैट फर्स्ट इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस लॉ तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जुडिशियल गाइडलाइंस दिए एंड प्रिवेंशन पर फोकस किया। देन आफ्टर दैट केस लॉ इज मेधा कोटवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोएक्टिव रोल को हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट इज संगीता शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, इस केस में प्रोएक्टिव प्रिवेंशन एंड टाइमली एक्शन पर री इन्फोर्स किया गया। एंड इसके साथ केस लॉ है रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में टाइमली रिपोर्टिंग एंड प्रिवेंटिव मेजर का इंपॉर्टेंस समझाया गया। तो स्टूडेंट, केस लॉ सिर्फ एग्जाम्पल नहीं, ये प्रिंसिपल एंड रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन का मिरर है। स्टूडेंट, लेट्स वी सी द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट्स देखो, वर्क प्लेस में वुमेन की सेफ्टी सिर्फ सोशल एंड मॉरल इशू नहीं है, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट भी है। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 14 के थ्रू सबको इक्वेलिटी का राइट दिया गया है। मतलब वर्क प्लेस में भी हर वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आफ्टर दैट इज आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 15 सब क्लोज 3। ये कहता है कि जेंडर इक्वेलिटी मेंटेन करना कंपलसरी है। अगर वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनानी हो, जैसे प्रोटेक्टिव मेजर, तो वो भी अलाउड है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि लाइफ सिर्फ जीने तक लिमिटेड नहीं, बल्कि डिग्निटी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी इंक्लूड करती है। तो स्टूडेंट्स, अगर ऑफिस एंड फैक्ट्री में हरासमेंट हो रहा है, तो ये राइट डायरेक्टली वायलेट हो जाता है। ये आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का भी डायरेक्टली वायलेशन है। हम इंटरनेशनल एंगल को समझते हैं। स्टूडेंट, इंडिया ने जे एक्ट डिजाइन करते टाइम ग्लोबल कमिटमेंट्स को भी ध्यान में रखा, लाइक कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। मतलब इसके नॉर्म्स भी फॉलो किए गए जे एक्ट बनाते टाइम। ये कन्वेंशन कहता है कि मेंबर कंट्रीज को वुमेन के अगेंस्ट हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस में प्रिवेंट करना चाहिए। साथ ही साथ में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स भी अलाइन किए गए, जिसमें सेफ, इक्विटेबल एंड हरासमेंट फ्री वर्किंग कंडीशन इंश्योर करना एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी है। स्टूडेंट, जानी कि ये एक्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। मतलब स्टूडेंट, ये एक फ्रेमवर्क है जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ साथ हार्मोनाइज्ड है। मतलब अगर इंडिया में कोई वुमेन एम्प्लॉय हरासमेंट फेस करती है, तो उसका प्रोटेक्शन सिर्फ इंडियन लॉ तक लिमिटेड नहीं है, ये इंटरनेशनल कमिटमेंट के लेवल भी प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब ये भी है कि इंडिया वर्कप्लेस सेफ्टी एंड जेंडर इक्वालिटी में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है। स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखो कि डोमेस्टिक लॉ एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन दोनों मिलकर एम्प्लॉयर एंड अथॉरिटीज के लिए अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं एंड वुमेन एम्प्लॉयज को एक स्ट्रॉन्ग इन्फोर्सेबल शील्ड प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एक्ट का सिग्निफिकेंस सिर्फ लीगल नहीं, बल्कि ग्लोबल कंप्लायंस एंड ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव से भी है। Now let's we see the linkage of the Sexual Harassment Act with the other law. स्टूडेंट, जब हम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट की बात करते हैं, तो ये एक सिर्फ इंडिपेंडेंट लॉ नहीं है, बल्कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, क्रिमिनल लॉ एंड न्यू लेबर कोड के साथ मिलकर काम करता है। स्टूडेंट, ये एक्ट का मेन पर्पज है कि वर्क प्लेस में जेंडर जस्टिस एंड सुरक्षा का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, जहां हरासमेंट को प्रिवेंट किया जाता है। अगर कोई कंप्लेंट हो तो उसका रिड्रेसल टाइमली एंड इफेक्टिवली हो। स्टूडेंट्स, इंडियन पीनल कोड में कुछ प्रोविजंस हरासमेंट एंड असोल्ट को पनिश करते हैं, जैसे कि सेक्शन 354 जो कि असोल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स टू आउटरेज मोडेस्टी के साथ डील करता है, एंड सेक्शन 354A जो कि सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट के साथ डील करता है, एंड सेक्शन 509 जो कि इंसल्ट टू मोडेस्टी ऑफ अ वुमन के साथ डील करता है। जहां पे मेन डिफरेंस ये है कि आईपीसी पिन्यूटेटिव है, मतलब पनिशमेंट देने वाला है, जानी ये सिर्फ सजा देता है। एंड ऑन दी अदर साइड, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एक प्रिवेंटिव एंड रिड्रेसल ओरिएंटेड है, जो कि वर्क प्लेस में हरासमेंट को रोकता है एंड विक्टिम को कंप्लेंट लॉन्च करने एंड जस्टिस पाने का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स वी सी द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। स्टूडेंट, क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर एफआईआर फाइलिंग ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल का प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस आईसीसी मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एंड एलसीसी मतलब लोकल कंप्लेंट कमेटी इंक्वायरीज के पैरेलल चल सकता है, जिससे दोनों प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव एक्शन एक साथ हो सकते हैं। इससे विक्टिम को डबल प्रोटेक्शन मिलती है।
मतलब वर्कप्लेस के इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू एंड लीगल सिस्टम के थ्रू। नाउ लेट्स वी सी अंडर द न्यू लेबर कोड्स। स्टूडेंट, अंडर द न्यू लेबर कोड्स जो कि 2020 के बाद इंप्लीमेंट हुए, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के प्रिवेंटिव मेजर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कोड ऑन वेजेस 2019 इंश्योर करता है कि पे एंड बेनिफिट्स में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 एम्प्लॉयर के ऑब्लिगेशंस एंड ग्रीवेंसेस रेजल को डिफाइन करता है। एंड वही ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड मतलब OSH कोड 2020 सेफ वर्क प्लेस मेंटेन करने को कहता है। एंड ऑन द अदर साइड सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में वुमेन एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन एंड मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, ये सब कोड्स मिलकर इंटीग्रेशन इफेक्ट में सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव फ्रेमवर्क को रीइंफोर्स करते हैं। लेट्स वी सी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट्स, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट का बेस आर्टिकल 14, 15 एंड सब क्लोज 3 प्रोहिबिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस एंड आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के साथ डील करता है। एंड साथ ही साथ में हरासमेंट फ्री वर्क इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड करता है एंड सब पर बेस्ड है, जी इंश्योर करते हैं कि वर्क प्लेस में हर एम्प्लॉय का फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड हो एंड हरासमेंट की अगेंस्ट लीगल शील्ड अवेलेबल हो। एंड स्टूडेंट्स, वही इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट किया गया है। CEDAW 79 स्टेट को ऑब्लिग करता है, उन पर ड्यूटी डालता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट किया जाए। एंड ILO कन्वेंशन वर्क प्लेस सेफ्टी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करते हैं। एंड एट द एंड सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट स्टूडेंट एक ब्रिज है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्रिमिनल लॉ एंड लेबर लॉ को इंटीग्रेट करता है। जो एम्प्लॉयर ड्यूटीज ICC, LCC मैकेनिज्म, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू प्रिवेंटिव मेजर इंप्लीमेंट करता है। एंड जेंडर इक्वालिटी एंड हरासमेंट फ्री कल्चर को वर्क प्लेस में प्रमोट करता है। एंड साथ ही साथ में अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों इस फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे तो ही सेफ एंड रिस्पेक्टफुल एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेस का ड्रीम है वो सच हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, एट ओवरऑल सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 एक ऐसी लेजिस्लेशन है जो प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल के मैकेनिज्म को एक साथ इंटीग्रेट करती है। स्टूडेंट, ये लॉ सिर्फ कंप्लेंट हैंडल करने के लिए ही नहीं बल्कि हर वर्कप्लेस में हरासमेंट को प्रोएक्टिवली प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है। इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो इस बात पर फोकस करता है कि हर एक वुमेन को वर्कप्लेस में डिग्निटी, इक्वालिटी एंड सेफ्टी का एनवायरनमेंट मिल सके, जहां वो वुमेन मींस ऐसा एनवायरनमेंट जहां वुमेन अपने काम को बिना किसी डर एंड बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के परफॉर्म कर सके। एंड स्टूडेंट, इस एक्ट का सेक्शन 3 प्रोएक्टिव प्रिवेंशन पर फोकस करता है। इसमें एम्प्लॉयर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन पॉलिसी बनाए एंड एम्प्लॉयज के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करे और वर्कप्लेस को फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली सेफ बनाकर रखे। मतलब एक्ट कहता है कि सिर्फ कंप्लेंट होने का वेट नहीं बल्कि हर एम्प्लॉयर को स्टेप बाय स्टेप प्रिवेंटिव मेजर लेना जरूरी है, जैसे कि जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप, नोटिस बोर्ड पर एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी एंड ICC कंटैक्ट डिटेल का डिस्प्ले करना एंड साथ ही साथ में सेफ फैसिलिटीज की प्रोविजन को डिस्प्ले करना। एंड स्टूडेंट, इस एक्ट के सेक्शन 4 to 9 में कंप्लेंट, रिड्रेसल एंड इंक्वायरी मैकेनिज्म को डिफाइन किया गया है। ये सेक्शन इंश्योर करते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय ने कंप्लेंट फाइल करी है तो उसका इंक्वायरी फेयर, इम्पार्शियल एंड टाइम बाउंड हो। एंड इन्वेस्टिगेशन के टाइम पीरियड में अगर जरूरत पड़ती है तो इंटेरियर रिलीफ जैसे कि ट्रांसफर एंड लीव प्रोवाइड की जा सके। ये सेक्शन विक्टिम को प्रैक्टिकल सपोर्ट एंड लीगल शील्ड प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि वो बिना किसी डर के अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सके, लॉज कर सके। स्टूडेंट, वही इस एक्ट का सेक्शन 19 एंड 20 एम्प्लॉयर्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को डिफाइन करता है। इसका मतलब ये है कि एक्ट सिर्फ कंप्लेंट एंड परप्रिएटर के राइट्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि एम्प्लॉयर के प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नमेंट ऑफिसर के ओवरसाइट को भी कोडिफाई करते हैं। एम्प्लॉयर्स को मैंडेटरी बनाया गया है कि वो ICC कॉन्स्टिट्यूट करे, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए एंड सेफ वर्क इन्वायरमेंट मेंटेन कर रखे। स्टूडेंट, जहां डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का रोल ये इंश्योर करना है कि लोकल कंप्लेंट्स कमेटी सही तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म करे एंड वुमेन एम्प्लॉयज को असेस एंड सपोर्ट मिलता रह सके को भी वो इंश्योर करते हैं। तो स्टूडेंट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड एट वर्कप्लेस एक्ट ने विशाखा गाइडलाइंस को स्टैट्यूटरी लॉ में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल के मैकेनिज्म अब इन्फोर्सेबल एंड स्टैंडर्डाइज हो गए हैं एंड पूरे भारत में वो भी। एंड स्टूडेंट्स, विशाखा गाइडलाइंस पहले सिर्फ जुडिशियल डायरेक्शन थी जो कि हर एम्प्लॉयर के लिए बाइंडिंग नहीं होती थी, बट अब इस एक्ट के आने के बाद ये सब लीगली इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशन बन गई है। नाउ लेट्स वी टेक वन इलस्ट्रेशन। स्टूडेंट, अगर हम देखें कि एम्प्लॉयर
क्वार्टरली जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप कंडक्ट कर सकता है। एंड वर्कप्लेस में एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी एंड आईसीसी डिटेल्स प्रोमिनेंटली नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर सकता है। एंड रिमोट वर्कप्लेस के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट सबमिशन का प्रोविजन कर सकता है। एंड इंक्वायरी के दौरान विक्टिम को इंटरिम रिलीफ जैसे ट्रांसफर या फिर रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। ये सब प्रिवेंटिव एंड रेसल मेजर को प्रैक्टिकल बनाते हैं, जो कि वर्कप्लेस कल्चर को और भी ज्यादा इंक्लूसिव एंड सेफ बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स वी कंक्लूड आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज द ओवरव्यू एंड द कंसेप्ट ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को ये कंसेप्ट में कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपको इसकी और भी इजी एक्सप्लेनेशंस एंड बहुत ही सिंपल नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी एट द फ्री ऑफ द कॉस्ट। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो स्टूडेंट, नाउ लेट्स बी कंक्लूड आवर टॉपिक। तो स्टूडेंट, ये एक्ट एक माइलस्टोन लेजिस्लेशन है। ये सिर्फ जुडिशियल गाइडलाइंस को लॉ में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि वुमेन की प्रोटेक्शन, जेंडर इक्वालिटी, एम्प्लॉयर अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंटिव कल्चर को एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करता है। एक्ट ये इंश्योर करता है कि सेक्सुअल हरासमेंट ना सिर्फ पनिशेबल हो बल्कि प्रिवेंटेबल भी हो। इसका अल्टीमेट एम है वर्कप्लेस में जेंडर जस्टिस एस्टेब्लिश करना, जहां हरासमेंट फ्री एंड डिग्निफाइड वर्क एनवायरनमेंट सभी एम्प्लॉयज के लिए एक्सेसिबल हो सके। तो स्टूडेंट, ये लॉ एक ट्रांसफॉर्मेशनल टूल है जो कि वर्कप्लेस को सेफ, फेयर एंड इंक्लूसिव बनाता है एंड वुमेन एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि उनकी डिग्निटी हर लेवल पर रिस्पेक्टेड